नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 13 दिन के इंतजार के बाद आज आखिरकार उत्तराखंड में नई सरकार का गठन हो ही गया। तमाम अटकलों और कयासों के बीच एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ली है। उनके साथ 8 अन्य मंत्रियों ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है। 2022 विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले सीएम पद की शपथ लेने वाले धामी ने तमाम दिग्गजों को रेस में पीछे छोड़ते हुए देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड के 12वें सीएम के रूप में पदभार संभाला है। और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब विधानसभा चुनाव हारने वाला नेता राज्य की बागडोर संभालेगा। पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के चहेते माने जाने वाले धामी को फिर से सीएम बनाने के पीछे बीजेपी की रणनीति पहाड़ के साथ साथ केंद्रीय स्तर पर एक युवा नेता को आगे बढ़ाने का प्रयास है। लेकिन धामी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि उत्तराखंड बीजेपी में कितने धड़े हैं। तभी तो पिछले 5 साल की सरकार में 3-3 सीएम पार्टी को बनाने पड़े थे। और इसीलिए धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य बीजेपी में एक्टिव तमाम धड़ों से निपटना होगा। और इसके साथ साथ उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कई वादे भी किए थे। ऐसे में उनके सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की ये चुनौती होगी। चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में यात्रा की थी और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने, बीपीएल परिवारों के लिए वित्तीय छूट और 50,000 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जिसे पूरा करने की चुनौती होगी। पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए हैं। वो भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हैं, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। अब ऐसे में किसी सीट को खाली कराकर उपचुनाव कराया जाएगा और वहां उनकी एक बार फिर से परीक्षा होगी। केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हारने के बावजूद मौका दिया है। ऐसे में उनके सामने केंद्र की उम्मीदों पर भी खरा उतरने की चुनौती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए जो विजन तैयार किया है, उस पर पुष्कर सिंह धामी कितना खरा उतर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। यानी कि साफ है कि उत्तराखंड में सरकार बनाने के बाद पुष्कर सिंह धामी के सामने तमाम चुनौतियां मुंह उठाए खड़ी हैं। इन सब के अलावा केंद्र की तमाम विकास परियोजनाएं जो कि पहाड़ में चल रही हैं, उनको भी धामी को पूरा करना होगा। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। सरलीकरण, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, उसके माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, पहले कभी ये योजनाएं चली नहीं है, उन योजनाओं को सीधे सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर डबल। धामी सरकार को लेकर क्या कुछ खास है, पुष्कर सिंह धामी को लेकर क्या कुछ खास है, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के डीडी हाट में हुआ जन्म। पुष्कर सिंह धामी के पिता सेना में थे। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। धामी ने 12वीं तक की पढ़ाई खटीमा से की। धामी ने आगे की पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2000 में उत्तराखंड के गठन से पहले छात्र राजनीति में सक्रिय। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में संयोजक के पद पर किया काम। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं धामी। उत्तराखंड बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य बीजेपी में हुए सक्रिय। 2002 से 2008 तक लगातार 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2010 में पुष्कर सिंह धामी को राज्य सरकार ने दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया। खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी लगातार 2 बार विधायक रहे। 2012-2017 का चुनाव इस सीट से जीत चुके हैं धामी। 2012 में कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद को हराया। 2017 चुनाव में कांग्रेस के भुवन चंद कापड़ी को दी मात।
जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धामी पहली बार बने सीएम। 2022 विधानसभा चुनाव में धामी को हार का सामना करना पड़ा। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से सीएम पद को संभालने की तैयारी कर चुके हैं, ताजपोशी हो चुकी है और क्या कुछ चुनौतियां हैं, कैसे पार पाएंगे, तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है, उनसे तारुफ करवाती हूं। बीजेपी नेता राजकुमार पुरोहित जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता दीप बोहरा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जुड़ेंगे और ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से सुरेंद्र ढाका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर और मैं सबसे पहला रुख करना चाहूंगी हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका का। सुरेंद्र, हम अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी को देखें तो उनका पिछला कार्यकाल यानी कि जो पिछले 6 महीने का वक्त रहा है बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है और इसके बाद भी काफी सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि एक तो वो खटीमा से जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा वहां से हार का सामना करना पड़ा, दूसरा अब पिछली बार जब 3-3 चेहरे सीएम के बदले गए तो वो भी चुनौतियां और जो वादे किए गए वो भी चुनौतियां और विपक्ष तो लगातार हमलावर रहता ही है। ऐसे में किस तरह से हम इस नए कार्यकाल को देख सकते हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्रीय नेतृत्व का उन्हें आशीर्वाद मिला है। इसमें उनके जो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु भगत सिंह कोश्यारी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए जिस तरह कैबिनेट आई है वो भी युवा कैबिनेट है और दो सबसे बड़ी बात है इस बार 3 ब्राह्मण चेहरों को जगह दी गई है, 2 दलित चेहरों को जगह दी गई है और तमाम तरह के जो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी वो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा इस्तेमाल इस कैबिनेट के लिए किया है। कई बड़े नामों का नाम गायब हो गए हैं। मदन कौशिक हैं, उनको उम्मीद की जा रही थी उनको मंत्री पद मिलेगा और जो पुराने मंत्री है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, उनको साइडलाइन कर दिया गया, वो बीच में चले गए हैं शपथ ग्रहण के। आप देखिए कि अब जो युवा चेहरे पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया है, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास अगर उठाकर देखेंगे तो ये पहली बार है इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के कि किसी हारे हुए विधायक को हारे हुए मुख्यमंत्री को दोबारा शपथ दिलाई गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का साफ विजन है कि 2024 में जाना है और युवा चेहरे के साथ जाना है। जिस तरह 2006 महीने के आपने कार्यकाल की बात की थी कोमल, तो उस कार्यकाल की वजह है कि बाद के 6 महीने के कि धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। जिस तरह जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का था, जो पिछले लगभग 4.5 साल में नीरस पड़ा था, उसे कोई पूछ नहीं रहा था, उसमें कोई जोश नहीं था, तो जैसे ही पुष्कर सिंह धामी को सत्ता सौंपी गई तो एक जोश उन्होंने युवाओं में भरने का काम किया और जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का घर बैठ गया था उसको घर से निकालने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया। दूसरी बड़ी बात है, आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसका साफ है, जिस तरह रुझान भी आप लोग बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, नेक टू नेक फाइट है, तो नेक टू नेक नहीं, एक तरफा फाइट हुई। वजह साफ है कि अगर आज हरिद्वार की बात करेंगे तो हरिद्वार में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत कर आई है। ऐसे ही उधम सिंह नगर की हालत है। जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। उसकी वजह साफ है कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बयान आया कांग्रेस के एक नेता की तरफ से और उसके बाद लास्ट के 2 दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी ने साफ साफ कहा कि देवभूमि को मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है और जिस तरह उन्होंने धामी की तारीफ की और धामी जिस तरह उधम सिंह नगर में बाढ़ आई, लैंडस्लाइडिंग हुए पहाड़ी इलाकों में, तो उसमें जिस तरह पुष्कर सिंह धामी का रोल था वो काबिले तारीफ था। वो लोगों में एक जोश भर के गया, लोगों में उसने ये दिखाया कि मैं युवा हूं और मैं काम कर सकता हूं। पुष्कर सिंह धामी के पास अगर आप जाएंगे तो वो हाथ जोड़ के आपसे ही मिलेंगे, युवा है तो जाहिर सी बात है। और दूसरा उनके ऊपर जो भगत सिंह कोश्यारी का हाथ है, भगत सिंह कोश्यारी खाटी बीजेपी के नेता है, ग्रास रूट के नेता है और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल है। और यही बात आप देखिए कि ज्यादातर चेहरे कुमाऊं से आए हैं। ऐसे में आप समझिए कि पहले जो सुबोध उनियाल हैं वो कांग्रेस से आए हैं और सतपाल महाराज वो कांग्रेस से आए हैं। हरक सिंह छोड़कर चले गए हैं, तो दोनों जो कांग्रेस के बड़े नेता आए हैं उठकर कांग्रेस से, तो उनको रखना जरूरी था। लेकिन जिस तरह तमाम बड़ी बातें की जा रही थी कि नीतू खंडूरी को मंत्री बनाया जा सकता है, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की बेटी है और उन्होंने अपने पिता की जो हार है उसका बदला भी इस चुनाव में लिया था कोटद्वार से। तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक महिला स्पीकर देने जा रही है। नीतू खंडूरी को स्पीकर बनाया जा रहा है विधानसभा का। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता के पास चल लेते हैं, दीप बोहरा हमारे साथ जुड़े हैं। दीप जी, अगर हम देखें उत्तराखंड की राजनीति बेहद दिलचस्प रही है। इस बार के चुनाव कुछ दिख रहे थे और कुछ हो गया। कांग्रेस की तरफ से जितनी तैयारी की गई और तो और पार्टियां देना शुरू कर दी गई थी कि कांग्रेस की तरफ से सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। फिलहाल बात करें आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे?
मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के बने, उत्तराखंड के, और निश्चित तौर पे नई सरकार बनी है, नई अपेक्षाएं, जो विपक्ष का काम है और हमें मैंडेट मिला है, सिरोधारी है, जो जनता ने आशीर्वाद हमें दिया है विपक्ष का, हम बहुत ही निष्ठा पूर्वक उनकी जो भी कुरीतियां अगर सरकार की दिखाई दी, जनता के साथ खड़े होकर हम सड़क से सदन तक उठाएंगे। और मैं समझता हूं कि आने वाली जो सरकार है वो निश्चित तौर पे कई चीजें जो रह गई हैं, लोक आयुक्त रह गया है, उस पे लोक आयुक्त लाएगी। इन्होंने वादा किया था मालिकाना हक के लिए, मालिकाना हक मलिन बस्तियों को ये दे, उसके लिए हम प्रयासरत रहे हैं। लेकिन ये सरकार ने या पिछली सरकार ने उस पे कोई ज्यादा रुख नहीं दिखाया, जबकि इनके घोषणा पत्र पे था। जब नगर निगम के चुनाव हुए, इन्होंने कहा हम मालिकाना हक देंगे मलिन बस्तियों को, ये वो भी नहीं दिया। कोविड काल में जो घोटाला हुआ हरिद्वार में, सारी दुनिया जानती है, सारा विश्व जानता है, सारा भारतवर्ष जानता है। खनन में जो घोटाला हुआ वो सारा विश्व जानता है। मैं समझता हूँ कि चैनल आपके भी बाहर जाते हैं, सब उत्तराखंड के लोग तो देखते ही हैं, देश विदेश के भी देखते हैं कि ये चीजें हुई हैं। हाँ, हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े, सर्वे बता रहे थे कि हम सरकार बना सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी रही और उस गलतियों को हम पार नहीं कर पाए। आज कठिनाई का दौर है, मुश्किल का दौर है, लेकिन सब सीनियर कांग्रेसमैन, छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, समस्त कार्यकर्ता अगर धीरज रखेगा और बूथ स्तर से लेके फिर कार्य करेगा तो निश्चित तौर पे नगर निगम के चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में हम जरूर अपना परचम लहराने में सफल होंगे। लेकिन हाँ, हम विपक्ष में हैं, सिरोधारी है, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, लेकिन जो सरकार की जहाँ आंख मूंदने वाली बातें होंगी, हम उसको उनकी आंख खोलने के लिए पूरी पैरवी करेंगे। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता राजकुमार पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगी। राजकुमार जी, बीजेपी की ये बड़ी जीत है, इतिहास में ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी किसी पार्टी की दोबारा सरकार नहीं बनी, और एक बार फिर से बीजेपी की जब सरकार बन गई है, पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। ऐसे में चुनौतियां तो वाकई में बहुत सारी हैं, क्योंकि पिछले कार्यकाल को अगर देखा जाए तो 6 महीने में उन्होंने काफी कुछ काम किया है। लेकिन अगर बात करें हम चुनौतियों को लेकर, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। पिछले बार 3 मुख्यमंत्रियों का चेहरा देखना पड़ा उस कार्यकाल में। अब भी काफी सारी चुनौतियां, जो वादे किए गए उसको लेकर, और विपक्ष की तरफ से भी काफी सारी चीजें सामने आ रही। फिलहाल क्या कुछ तैयारी? देखिए कोमल जी, कि जैसा आपने कहा कि पूर्व में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, 6 महीने जो कार्य हो रहे हैं, सरकार पूरे 5 साल की चली है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार से, और उस सरकार में 5 साल के पूरे कार्य, जितने भी कार्य हैं सब जोड़े गए। दूसरी बात यह है कि बार बार लोकायुक्त की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार से दूर है, तो लोकायुक्त की भी आवश्यकता इतनी कम रह जाती है। देखिए, जनता के बीच में मुद्दा लोकायुक्त का होता या भ्रष्टाचार हमारा करा हुआ होता, हम भ्रष्टाचारी होते, तो जनता हमको नकार देती। अगर हम विकास न करते तो जनता हमको नकार देती। हमारे विकास के वादे जनता ने देखे हैं कि हमने विकास किया है, हम 4 धाम पे गए हैं, हमने पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करी, हमने युवाओं को सबका साथ सबके विकास की बात करी। हमने देखिए, आज धामी जी को पुणे जो सत्ता में धामी जी ने शपथ ली है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे, तो आप ये देखिए कि युवा उत्तराखंड 25 वर्ष के लगभग, अब हम ये सोच रहे हैं कि आज हम कितने वर्षों में बहुत शीघ्र 25 वर्ष का उत्तराखंड होने वाला है, इस पे की हम बातें करते हैं, तो युवा उत्तराखंड की हम बात करते हैं, तो युवाओं के हाथ में लेकर, तो युवाओं की सोच के साथ चलना, और जो कमियां कभी रही होंगी, ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि हमने सारे वादे पूरे करके कुछ कमी रह गई होगी तो उसको भी पूरा करेंगे, लेकिन हमने अधिक से अधिक वादे पूरे करे हैं। रोजगार की दृष्टि में आगे कदम बढ़ाया है, विकास की दृष्टि में कदम बढ़ाया है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हम नगर निगम के चुनाव में अभी बात कर रहे थे कि भाई हम मालिकाना हक की बात करते हैं। ठीक है, हमने जो वादे किए हम सब पूरे करेंगे, जितनी आवश्यकता है, जितनी जो टेक्निकल दिक्कत है, कहीं कोर्ट की प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग फेस कर रहे हैं, तो हम इन सबको भी निवारण करेंगे इसका। क्योंकि अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सरलीकरण करेंगे, हम समाधान करेंगे, निस्तारीकरण करेंगे, हमारा मूल मंत्र है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसा लाभ पहुंचे, इस लाभ को पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वचनबद्ध है, और उसी दृष्टिकोण से सरकार और संगठन पूर्ण रूप से कार्य करेंगे।
चलिए आप बने रहिए। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। अगर हम उत्तराखंड की राजनीति को देखें, आपसे हमने तमाम जवाब जाने, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी के सामने जो चुनौतियां हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए जो चुनाव कराने हैं, उपचुनाव की हम बात करें, क्योंकि खटीमा से तो वो हार गए, लेकिन उपचुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि वाकई में एक बार फिर से जब केंद्र ने भरोसा जताया है तो ये भरोसा जीत कर और आगे काम करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए कोमल, कोमल बता दूं, अभी पुष्कर सिंह धामी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उससे कई लोग पहले ही कह चुके हैं वो अपना विधायकी का पद छोड़ देंगे। सबसे बड़ी बात है, उमेश कुमार कानपुर विधानसभा से निर्दलीय जीत कर आए हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मिलकर कहा है कि वो अपना जो विधायकी है वो छोड़ सकते हैं। अब देखिए, एक चीज साफ है, जब उपचुनाव होते हैं उसकी कंडीशन अलग होती है और दूसरी सरकार अपनी होती है, तमाम अमला अपना होता है, तो उपचुनाव जीतना किसी भी के लिए भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप देखिए, और जिस तरह धामी की बात, धामी भले ही अपना चुनाव हार गए हो, लेकिन वो लगातार एक चीज समझाने में कामयाब रहे अपने केंद्र को कि जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उन्हें हराने का काम किया है। उन्होंने ऑफिशियली कहीं नहीं बोला है, कि बयान सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन तमाम बीजेपी के नेताओं ने ऐसा बोला और धामी ने इस बात के सबूत भी दिए हैं केंद्रीय नेतृत्व को कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। और उन्होंने एक बात और कही कि मुझे पूरे प्रदेश पर ध्यान देना था, पूरे प्रदेश के सभी 70 विधानसभाओं पर ध्यान देना था। मैं अपनी विधानसभा नहीं जा पाया हूं और यही कारण है कि मैं हार गया हूं। लोगों से उन्होंने जाकर माफी भी मांगी है अपने विधानसभा क्षेत्र में, और लोग लगातार कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है कि हमने धामी जैसे चेहरे को हरा दिया है। उपचुनाव वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। अभी उनका अब जैसे 2-4 दिन हो जाएंगे, सरकार बनेगी, कल कैबिनेट की बैठक होगी, अभी पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जाएंगे, आरती में शामिल होंगे। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे और कैबिनेट की बैठक के बाद ये तय होना शुरू हो जाएगा कि वो किस सीट से लड़ेंगे। हालांकि जो उनकी गृह जनपद है, जहां डीटीहाट से वो आते हैं, वो पहले भी चुनाव वहां से लड़ना चाहते थे, लेकिन जो वहां से 8 बार से विधायक है बिशन सिंह चुफार, उन्होंने अपनी सीट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। यही वजह है कि धामी को अपनी सीट पर लड़ना पड़ा, क्योंकि सबसे सेफ सीट भारतीय जनता पार्टी की डीडीहाट है। तो डीडीहाट को भी चाहते थे पुष्कर सिंह धामी लड़ना, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन विधायक उनके लिए सीट छोड़ता है और कौन उन्हें अपनी सीट पर ऑफर करता है। सबसे पहले कई विधायकों ने किया भी है, लेकिन एक चीज तय है कि वो गढ़वाल की किसी सीट से नहीं लड़ेंगे, कुमाऊं की किसी सीट पर जाएंगे, वहीं से वो उपचुनाव लड़ेंगे। कोमल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी भी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, हम उत्तराखंड के सियासत को देख रहे हैं। आज ताजपोशी हो गई है, पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद को दोबारा संभालने की तैयारी पहले ही कर ली थी, और आज अगर हम देखें तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें बेहद खास अब नजर आएंगी, क्योंकि चुनौतियां तो हैं और साथ ही केंद्र की तरफ से जो भरोसा जताया जा रहा है उसको भी पूरा करना है। ऐसे में हम किस तरह की तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे इसको आंक सकते हैं? देखिए कोमल जी, जिस तरीके का आज का जो समारोह था और शपथ ग्रहण समारोह, वो मैं उसको शपथ ग्रहण समारोह कम कहूंगा और भारतीय जनता पार्टी का एक मेगा इवेंट कहूंगा, क्योंकि मैंने आज तक अपने जीवन काल में पत्रकारिता के दर्जनों शपथ ग्रहण समारोह देखे हैं, लेकिन इस तरीके का भव्य, जिसमें कि 6 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हों, केंद्रीय गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं भारतीय शासित प्रदेशों के, तो ये एक पूरा का पूरा सीन ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मेगा इवेंट बनाने के साथ साथ एक ऐसा संदेश देना चाहती है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, उन चुनाव को लेकर वो एक रोड मैप जैसे रेडी करते हैं, उस तरीके से वो रोड मैप के साथ साथ एक इस तरीके का पूरा संदेश देना चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से उत्तराखंड को कहीं कमतर ना आंकते हुए, कोई बिल्कुल भी हम उसको कहीं दूसरी वरीयता में न लेकर, हम पहली वरीयता में रखते हुए उत्तराखंड को एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं, मॉडल स्टेट बनाना चाहते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की आस्था केदारनाथ से जुड़ी है, तो वो बहुत ही अनन्य भक्त हैं वहां के, और वर्ष में 2-1 बार जरूर आते हैं वहां पे और साधना भी करते हैं। तो ये पुष्कर सिंह धामी का आज मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह था जो वो तो एक महज एक आप कह लीजिए उस बहाने, मतलब एक शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, जो उन्होंने आज पूरा अपने मंत्रिमंडल के साथ एक पूरा मेगा इवेंट किया है, वो उसका सीधा इम्पैक्ट ये डालना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड एक सर्वोच्च प्राथमिकता है आने वाले वर्षों के लिए और आने वाले 5 सालों के लिए। और अब वो किसी भी तरीके से जो बार बार नेतृत्व परिवर्तन का उनके ऊपर दाग लगा था, तोहमत लगी थी, वो उस तोहमत को भी धोना चाहते हैं।
राजकुमार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी को अभी उपचुनाव भी लड़ना है और इसको लेकर तैयारियों की बात करें, तस्वीरों लेकर जब बात करें तो क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? चुनाव के लिए हमको कोई विशेष तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी सीट खाली होनी एक प्रक्रिया है। चुनाव एक सरप्राइज कोई ना कोई ऐसा हो कि फिर हमारे वक्ती छात्रों को मिलेगा, तो ऐसा ही कोई ना कहीं ऐसी चीज से चुनाव होगा जिससे कि इनके पास कुछ कहने सुनने को भी ना रहे। क्योंकि अभी इन्होंने मुंगेरी लाल के बहुत सपने देखे, बहुत योजनाएं बनाई, लेकिन अंततः जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सिर पर सजा दिया। और ऐसे ही जब पुष्कर सिंह धामी जी पुनः अपने चुनाव में जाएंगे तो एक बड़ी विजय हासिल करेंगे और आपको महसूस हो जाएगा कि उत्तराखंड में जो आने वाले चुनाव, निकाय चुनाव की बात करें, नगर निगम में हम बात करें या 2024 में लोकसभा की बात करें, उन चुनाव का परिणाम भी आपके सामने ये अभी स्पष्ट दिख रहा है। अभी सिसोदिया जी दिल्ली की बात कर रहे थे, आप इधर की सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे चुनाव में उन्होंने यहाँ पे उत्तराखंड की जनता ने उनको दिखाया है। और दिल्ली में भी असेंबली के चुनाव होंगे, मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि दिल्ली से भी उनको शायद उनका सफाया हो जाए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अभी काम करने का जब समय आएगा तो काम करने में कितना काम कर पाएंगे ये तो भारतीय जनता पार्टी से अधिक तो काम वो कर नहीं सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक विकास का नारा है वो आज सब नारों पे भारी है। विकास का, सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी का नारा आज हर जनमानस के मन में बच चुका है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे उत्तराखंड हो। और अभी जो है आने वाला समय बताएगा उनको कि क्या होने वाला है। वो बड़े बड़े ख्वाब देखते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उत्तराखंड में भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी, अपना सीएम का चेहरा यहाँ पे घोषित कर दिया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ। और ऐसे ही उनके जो बातें हैं वो सब हवा में रह जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी, मैं लौटूंगी आपके पास। दीप जी, आपके पास आऊंगी, आपसे जानेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के हार को लेकर बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी जिम्मेदारी ली उस हार की और अपने पद से इस्तीफा दिया। लेकिन अगर बात करें हम अन्य पदाधिकारियों की, तो जिम्मेदारी तो हर एक कार्यकर्ता की बनती है। देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं AICC और उन्हीं के अंतर्गत सारी टीम होती है। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अंतोगत्वा मैं समझता हूँ कि पूरी PCC का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इस्तीफा है, सब कार्यवाहक रह जाते हैं। अब 28 तारीख को अगर सदन आहूत होता है तो मैं समझता हूँ कि हमें प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिल जाएंगे। और हम मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कठिनाई का समय है, मुश्किल का समय है, लेकिन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे, वो हताश ना हो, क्योंकि हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। जब हमारा वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, जो गलतियां रह गई हैं, हम अगर उसको पे ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला समय अच्छा होगा। लेकिन हम उन गलतियों पे फिर जाएंगे तो फिर हम पीछे होते जाएंगे। मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं। और सिरोधारी है, 11 का मैंडेट 2017 में जनता ने दिया था, अब तो हमारे 19 विधायक हैं। अब मुझे लगता है कि कहीं तोड़ फोड़ भी ना हो, तोड़ फोड़ करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये फिर प्रलोभन ना दे किसी को। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष का भी कोई ऐसा नेता या ऐसा विधायक ना हो कि वो ये कहे जी ये मुख्यमंत्री को यहाँ से लड़ रहे हैं, मैं इस्तीफा दे दूं। वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता को छलना जैसा हो जाता है। अभी तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि 4 विधायक छोड़ रहे हैं, 3 विधायक छोड़ रहे हैं। जो कुठाराघात 2016-17 में हमारी सरकार के साथ हुआ था, तो वो सारी सबने देखा, भारतवर्ष ने देखा, उत्तराखंडियत ने देखा। तो ऐसा फिर मैं समझता हूँ कि ना करके, क्योंकि अभी बड़े भाई भाजपा के साथी पुरोहित जी ने कहा कि सबका विकास सबका साथ, तो 3-3 मुख्यमंत्री देने के बाद विकास की बात नहीं हुई। बात होती थी मोदी साहिब की और केंद्र की नीतियों की। तीनों मुख्यमंत्रियों ने कोई अपने, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पूर्व भी थे, अपने काम के लिए वोट नहीं मांगा। और जो धामी साहिब ने काम किए, उन्होंने अपने काम के लिए वोट नहीं मांगा। एक काम बता दीजिए, मैं तो चुनौती से, बड़े प्यार से, शिद्दत से, शिष्टाचार से कहना चाहता हूँ कि कोई भी विकास का कार्य भाजपा उत्तराखंड की सरकार जो रही है पिछली,
उन्होंने एक भी कार्य पे अपने वोट नहीं मांगा। आप इनसे बात करेंगे, ये कहेंगे ऑल वेदर रोड। आप इनसे बात करेंगे तो ये मंदिर की बात करेंगे। एक भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने कोई वोट अपने काम के लिए यहाँ पे नहीं मांगा। मोदी साहिब आए, मोदी साहिब ने अपनी सरकार की, जो केंद्र की सरकार है, देखिए लोकतंत्र के लिए वो भी ठीक नहीं है। आज तो अच्छा है, इनकी सरकार आ गई है, सब कुछ अच्छा है, कब तक मोदी साहब संभालते रहेंगे, लेकिन विकास होना चाहिए। सड़कें बनती हैं, सड़कें टूटती हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारी सरकार सरकार विकास नहीं हुआ। आप देखिए ना, हम महंगाई, आप देखिए बेरोजगारी दर सुरेंद्र आ रही कितना, 6.7। हम उत्तराखंड 2 नंबर पे आ गए हैं बेरोजगारी में। हम महंगाई में कहाँ थे और कहाँ आ गए। चलिए ये जवाब लेंगे, लेकिन इसका अगर जनता को नहीं समझ आता है और वाकई में विकास नहीं होता तो शायद जनता दोबारा मौका बीजेपी को नहीं देती। लौटूंगी मैं आपके पास। सुरेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सुरेंद्र। जो दीप बोरा है मेरे नहीं होगी, कांग्रेस के जो दीप बोरा है मेरे मित्र हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। कांग्रेस को पहले अपने अंदर से जो गुटबाजी नेताओं में चल रही है, अगर कांग्रेस वो गुटबाजी नहीं खत्म कर पाएगी, और कांग्रेस के नेताओं पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। कांग्रेस जो लोकतंत्र कहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर दिखता है मुझे, क्योंकि इनका कोई भी नेता उठ के कोई भी बयान दे देता है। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में पूरा सिस्टम है, एक डेकोरम रखा गया है भारतीय जनता पार्टी में, और उसको मेंटेन भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर एक नेता भारतीय जनता पार्टी या कुछ बोलेगा तो सब उसे ही बात को बोलेंगे, बिना अपने सीनियर से सलाह किए, बिना अपने केंद्रीय नेतृत्व से सलाह किए एक बयान जारी नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी के नेता। और कांग्रेस के नेताओं की स्थिति है, जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। यही दिक्कत कांग्रेस के साथ इस चुनाव में हुई। चुनाव में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। दूसरी एक बड़ी बात है जो अभी दीप बोरा कह रहे थे कि एक काम बता दें, बड़ी बात है, ये बात सही है दीप बोरा की, मैं इस बात से भी सहमत हूं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी का चेहरा युवा था, 3 महीने में जो उन्होंने काम किए, खाली उनके नाम पर वोट नहीं मिला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल काम किया है, उनके नाम पर वोट मिला है, ऐसा नहीं उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन काम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ एक दिक्कत रही है, वो अपने काम को जनता को नहीं बता पाए, मतलब उनका एक जनता में कोई मैसेज नहीं गया। और तीरथ सिंह रावत को आप जानते हैं कितने बयान उन्होंने कैसे कैसे बयान दिए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने आकर युवाओं में जोश भरा है। और अब बात कर रहे थे आप कि एक जो दीप बोरा कह रहे थे तोड़ फोड़ नहीं होगी, जो दीप बोरा की बात से मुझे अभी ये लगने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के शायद किसी नेता के इस्तीफे की जरूरत नहीं पड़े, हो सकता है कोई कांग्रेस का विधायक ही इस्तीफा दे दे, क्योंकि इस तरह पहले राजनीति में होता रहा है कि दूसरी पार्टी का विधायक तोड़कर लाया जाता है। तो हो सकता है कांग्रेस का कोई विधायक कुमाऊं का इस्तीफा दे और उनके स्थान पर पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ ले, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें। और आप देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं से उनके बहुत अच्छे संपर्क हैं। कितने संपर्क है, कौन उसके लिए इस्तीफा देगा, ये अलग की चीज है। लेकिन जिस तरह बात दीप बोरा कह रहे थे कि एक काम के नाम पर वोट नहीं मांगा, मैं इस बात से सहमत हूं कि यहाँ केंद्रीय नेतृत्व को बीजेपी के पता है कि जब उन्हें ही पार्टी को जिता कर लाना है किसी भी स्टेट में, तो मुख्यमंत्री का नाम भी उन्हें तय करना है। उन्हें किसी विधानमंडल दल की जो बैठक होती है वो सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है। आप ये समझिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण अगर छोड़ दें, राजस्थान का उदाहरण अगर छोड़ दें, तो बीजेपी जिसे चाहती है उसे मुख्यमंत्री बनाती है, कहीं से लाकर कह देती है ये मुख्यमंत्री होगा। उसका उदाहरण 2 मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बीच में रहे हैं, डिसीजन गलत होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने 3 महीने में काम नहीं किया, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। पुष्कर सिंह धामी ने, जिसका सबसे बड़ा विरोध हो रहा था, देवस्थानम बोर्ड, उसको निरस्त किया। कई ऐसे काम थे जो पुष्कर सिंह धामी ने लास्ट के दिनों में किए, क्योंकि सरकार बचानी थी। और पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता नीरज घर में बैठा था उसे बाहर निकाला। अब कौन इस्तीफा देगा, किसकी जगह चुनाव लड़ेंगे, मुझे तो अभी से दीप बोरा की बात को अगर मैं एग्री करूं तो उसे मुझे लगता है कि कांग्रेस का कोई विधायक इस्तीफा देने जा रहा है। बिल्कुल हो सकता है, होने को कुछ भी संभव है। नरेंद्र सेठी जी, मैं आपके पास आऊंगी। उपचुनावों को लेकर जब चर्चा उठी गई है, तो जिस तरह से विधायकों के इस्तीफे की बात चल रही है, ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से इस्तीफा दिया जा सकता है। फिलहाल आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, बीजेपी नेता को भी सुना, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हैं, उनकी भी बात सुनी। किस तरह का निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उन्होंने बताया कि ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं, उन्होंने बताया कि ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कांग्रेस का कोई विधायक बड़ी स्वेच्छा से आकर अपने आप इस्तीफा देकर और कह दे कि हम इस सीट से चुनाव लड़िए। तो ये इसको ना तो दल बदल की राजनीति कहा जाएगा, ना तोड़फोड़ की कहा जाएगा। लोकतंत्र है
एक चुने हुए विधायक ने उसकी आस्था, बसपा के विधायक की भी आस्था हो सकती है, निर्दलीय विधायक की भी आस्था हो सकती है और कांग्रेस के विधायक की भी आस्था हो सकती है। और 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के तो अपना एक ऑफर दे ही चुके हैं कि हम अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस जो इस समय ग्रस्त है कोमल, वो इस बात से है कि कांग्रेस के अंदर अनुशासनहीन लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में अनुशासित लोकतंत्र है। जो सामने बिल्कुल लकीर दिखाई देती है, उनका झगड़ा कांग्रेस का सड़कों पे आ जाता है। इनका झगड़ा भी है भारतीय जनता पार्टी का, वो सड़कों पर नहीं आता, वो अपने कमरे में लड़के उसके बाद निष्कर्ष निकाल के और वो सामने बता देते हैं कि हम इस बात से, हमारा सर्वमान्य फैसला ये है और ये हमारी सहमति है। अगर किसी को दल छोड़ना है तो वो दल छोड़ेगा, रहना है तो उसको पार्टी नियम कानून कायदों के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के सामने वाकई ही एक जो सबसे बड़ी संकट की घड़ी है वो ये है कि उनके सिर पे कोई माई बाप इस तरीके का नहीं है जो ये उनको नजीर दे या ये उनको कोई एक लाइन ऑफ एक्शन बताए कि आपको इस तर्ज पर आपको बयान देना है या इस तर्ज पर आपको उत्तराखंड की राजनीति को आगे ले जाना है। तो हालांकि देखिए, अब उपचुनाव की बात हम कर रहे हैं, उपचुनाव कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा पुष्कर सिंह धामी के सामने। जब भारतीय जनता पार्टी ने, कहते हैं कि ये देखिए, ये भी जैसे शास्त्रों में लिखा है, यश अपयश लाभ हानि जन्म मृत्यु ये विधि के हाथ में है। वो हार के भी मुख्यमंत्री बन गए और जो दूसरे थे वो जीत कर भी मंत्री नहीं बन सके। तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि ये कोई पैमाना नहीं है, ये सोच देखी जाती है। मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नीयत देखी पुष्कर धामी की, वो भी अपने आप में एक बहुत, दोनों आप उनको एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो इस देश के, और आप सोचें कि वो मनोवैज्ञानिक ना हो, वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी हैं। और उन्होंने शायद पुष्कर धामी को ये पढ़ा कि इनके हाथों में उत्तराखंड की जो कमान दी जाए तो शायद वो सुरक्षित रहेगा और एक पारदर्शी सा शासन रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो उनका फैसला था आज और जो उनकी सारी मौजूदगी थी इतनी बड़ी तादाद में यहां पर, ये वो बताना चाहते थे कि हमने जो फैसला लिया है वो आगे भी हम इस तरीके का बिल्कुल 2024 में भी हम इसी तरीके के आपको शासन देंगे और आपको भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करना पड़ेगा। और शायद विश्वास जागृत करने के लिए जो इतना बड़ा मेगा इवेंट था, तो ये हर एक दल की हम यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम कांग्रेस को लेकर बात करें, बीजेपी को लेकर बात करें, बसपा को लेकर बात करें, क्योंकि बसपा की भी अच्छी खासी पकड़ देखी गई है और अभी हाल ही में जो बदलाव देखा गया, प्रदेश अध्यक्ष 24 घंटे में बदल दिए गए। और फिर अगर हम आम आदमी पार्टी को लेकर बात करें, क्योंकि जो दावे किए गए कि दिल्ली की तर्ज पर विकास किया जाएगा, मुफ्त का नारा भी दिया गया, उसके बावजूद भी हार हुई। अगर हम इन सभी दलों को कंपेयर करें, किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, बसपा के पास एक बहुत अच्छा जनाधार था, एक समय पर इनके 7 विधायक थे यहाँ पे, और वो मायावती की निष्क्रियता कहूंगा मैं सीधे तौर पर, मैं बहुत ज्यादा घुमावदार बातें ना करके सीधा कहूंगा, मायावती ने स्वयं को एक महल तक सीमित कर दिया है, जिस वजह से आज उत्तर प्रदेश में उनकी हालत देखिए क्या हुई है। और वही हालत यहां, अगर विधायक जो 2 जीते हैं वो उनका एक डेडिकेटेड वोट बैंक है जिसके नाते वो जीते हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को अच्छे परिणाम मिल रहे थे यहां पे, लेकिन उससे भी ज्यादा उत्साहवर्धक परिणाम उनको मिलने शुरू हुए पंजाब में, और उन्होंने तुरंत अपना जो फोकस था पंजाब की तरफ शिफ्ट कर दिया। और जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस थी, जो उनके सर्वे थे, उनमें उनको जो उत्साहवर्धक परिणाम मिले और उनको जो फीडबैक मिला, तो उत्तराखंड से उन्होंने अपना ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, जिस वजह से उत्तराखंड में उनको एक भी विधायक नहीं मिल पाया। अन्यथा ऐसी बात नहीं थी, अगर वो पूरे तन मन धन से लड़ते यहां पे, जिस तरीके से उन्होंने पूरा पॉम्प एंड शो के साथ शुरू किया था यहां पे प्रचार, तो मुझे उम्मीद है कि उनको 2-3 विधायक तो मिल सकते थे, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और था, जिस लक्ष्य में वो पंजाब की तरफ मूव किए और उस लक्ष्य में वो कामयाब हुए। 117 में से 92 सीट उनको मिली। और लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समीकरण यहां पे खराब कर दिए, ये तय है। कांग्रेस अगर चलिए, वो वजह अंतर करें कांग्रेस की, और दूसरा आम आदमी पार्टी की सक्रियता थी। जी चलिए, आप बने रहिए। राजकुमार जी, आपके पास आऊंगी मैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार दावे किए गए और जो खाका तैयार किया गया, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि विकास की बातों को लेकर जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, अब
क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि 50,000 नौकरियां देने की बात कही जा रही है और जिस तरह से अगर हम यूनिफॉर्म कोड को लेकर बात करें वो भी कहा जा रहा है, कई सारी ऐसी चीजें हैं। किस तरीके से रणनीति हम देख सकते हैं? की बात करते हैं तो प्रत्येक उत्तराखंड के लिए 5 लाख का जो अटल आयुष्मान योजना का जो लाभ प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को दिया, ये एक बहुत बड़ा विषय था जिसपे लोग बिल्कुल गौण कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आम घर तक, जन जन तक पहुंचा है। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने की बात करी, गांव गांव को सड़क से जोड़ने की बात करी, पलायन बोर्ड का गठन करके पलायन को रोकने का कैसे हम उस पर प्रयास कर सकते हैं, कहाँ बिजली की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताओं में कितने स्वास्थ्य केंद्र थे जहां पर कभी डॉक्टर नहीं पहुंचा था, वहां डॉक्टर पहुंचा है। हम लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं बनाई, स्कूलों के लिए एक अच्छा शिक्षा का स्तर ऊंचा करा, उनको मिड डे मील की बात करें, चाहे आप बच्चों को ड्रेस कोड की बात करें, ड्रेस के देने की बात करें, प्रत्येक विषय में, प्रत्येक जगह हर युवाओं को रोजगार देने के लिए भर्तियां दी गई। और भविष्य में अगर 50,000 की बात है तो जितनी भर्तियां हो सकती हैं अधिक से अधिक उतनी भर्तियां होंगी। और जितने भी, चाहे आप सिविल कोड की बात करें, जो जो वादे किए हैं वो वादे जरूर पूरे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी को वैसी राजनीति नहीं करती जिससे कि कांग्रेस करती कि अपने आप को ऊपर बढ़ाना है, व्यक्ति को, नेता को अपने को आगे बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, विचारों को लेकर चलती है, अंत्योदय की पार्टी है। अंतिम व्यक्ति, अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। विकास कैसे होगा, पूरे भारत में जितना जो संविधान हो, भारत की पूरे जो विश्व के, भारत के जो लोग हैं वो भारत में रहने वाले, उनकी आवश्यकताएं लगभग समान हैं और समान रूप से पूरे भारत में और पूरे प्रदेश में उसका लाभ मिले, ऐसी योजनाएं चाहे केंद्र बनाए और उसको पोषित करने का काम, उसका क्रियान्वयन करने का काम अगर प्रदेश सरकार कर रही है तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्ती सरकार अपना काम कर रही है। जो योजना केंद्र से चली वो गांव गांव तक पहुंची, जन जन तक पहुंची है। ये विकास की बात है। जहां इंटरनेट की आवश्यकता थी वहां इंटरनेट किया है। जहां आप देखते हैं कि कोरोना काल में देखा जाए तो पहाड़ों पर विकास करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जहां विकास नहीं पहुंच पाया, कुछ ऐसे गांव जहां हर सुविधा नहीं पहुंच पाई, वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा? बिल्कुल 67 साल तक जिन लोगों ने राज किया कभी पहाड़ों की तरफ सोचा नहीं। आज आप वहां रेल लेके जा रहे हो, आज आप वहाँ रेल से यात्रा करने वाले हो, वहाँ पे पर्यटन का विकास हो रहा है। वहाँ पर आज आप यहाँ से बद्रीनाथ की यात्रा 7 घंटे में करने के लिए सक्षम है, जहाँ 2-2 दिन आदमी को लगते थे। तो आप देखिए विकास को, आखिर इनका विकास का पैमाना क्या है? इनका विकास का पैमाना सिर्फ अपना घर भरना, अपनी जेब भरना, ये है। और हमारा विकास का पैमाना घर घर तक, प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, योजनाओं को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाना। अगर विकास की बात करते हैं तो यहाँ पे जितना भी हमने कृषि की आप बात करें, कृषि निधि हमने दी है और महिलाओं को ऋण दिया है बिना ब्याज का, कि वो अपनी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, मंगल दल के माध्यम से अपने को स्वरोजगार से जोड़ सकें। पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया कि अगर घर का मुखिया घर से बाहर है और वो महिलाओं को लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है तो वो उससे अपना लोन ले सकती हैं। उनको बैंकिंग प्रणाली आसान कर दी उनके लिए। तो और ये इनका विकास का पैमाना क्या है? ये विकास अपने पैमाने को देखें ना। भारतीय जनता पार्टी का तो पैमाना बिल्कुल स्पष्ट है कि जो चाहे केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजना हो, जिसके लिए योजना बनी है, अगर 1 रुपया उसके लिए चला है तो वो 1 रुपया उस व्यक्ति तक पहुंचे। जो योजना बनी है वो योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। ठीक है, आप बने रहिए। दीप जी, मेरे ख्याल से आपका जवाब मिला होगा, क्या कुछ कहिएगा इसके बाद? राजकुमार पुरोहित जी ने एक बात कही है। जी ढाका जी ने तो, क्योंकि मेरा इनका मिलना जुलना बहुत है, लेकिन मेरे को अभी तक नहीं समझ पाए कि मैंने कहा कि ऐसी फिर कुठाराघात ना करे। मैं तो सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ और ये ले गए कि शायद कि कहीं कांग्रेस का टूटने वाला होगा कोई। मैं उस पे नहीं कह रहा था कि कांग्रेस का टूटने वाला है।
दूसरा, किसान निधि की बात करी आपने। अगर किसान निधि की बात करी तो हरिद्वार जिले में और उधम सिंह नगर जिले में जो थोड़ी बहुत हमारी कृषि होती है, इनका वहाँ बुरा हाल हुआ है। इनको वोट नहीं पड़ा है। आप देखें वहाँ पे हरिद्वार में हमारा जिले में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, कुमाऊं में हमारी सीटें बढ़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसान इनसे खुश है। अगर किसान इनसे खुश होता, मोदी साहब ने बहुत बड़ा मेगा इवेंट किया था गाड़ी रोक के पंजाब में, तो पड़ जाते कुछ वोट, वहां भी नहीं पड़े। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें दोबारा विपक्ष का मैंडेट मिला है। इन्होंने कहा था 60 पार, 60 तो पार नहीं हुए, 47 पे रुक गए और इनका चेहरा भी चुनाव हारा है। हम भी हारे हैं, ठीक है। गणित में 10-15 दिन लग गए, 6 मुख्यमंत्री के चेहरे वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा तू नहीं बन रहा भैया, तू नहीं बन रहा, चल इसे ही बना दे। अभी तो ये जीत गए हैं तो सारे लोग कह रहे हैं ये और वो। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, मैंने 2000 में राजनीति परिदृश्य में मैं उत्तराखंड में आया। उत्तराखंड की राजनीति में मैंने कांग्रेस में प्रवेश किया। जितना अच्छा चुनाव और जितना मीडिया पब्लिसिटी अच्छे मैनेजमेंट से इस बार का चुनाव उत्तराखंड कांग्रेस लड़ी है, मैंने ना 2002 में देखा, ना 7 में, ना 12 में। हाँ, हमारे स्टार ग्रह कुछ कम थे, कुछ कम सीटें आई हैं, ये ढाका जी और नरेंद्र भाई भी जानते हैं। चलिए सुरेंद्र जी, हमारे को दिक्कत है। धामी सरकार के 8 मंत्रियों को लेकर बात कर लिए जिन्होंने आज शपथ ली है। ये कहा जा रहा है कि कीमती नग हैं। कीमती नग है तो यह क्या करें? युवा है, युवाओं को तरजीह दी गई है। बिशन सिंह चुफाल कद्दावार नेता है, 8 बार से विधायक, उनको ड्रॉप किया गया है। अरविंद पांडे जिसको पिछली बार 57 बनाया, वो लगभग फेल गए हैं। शायद यही वजह है उनकी बयानबाजी। और जो फी टैक्स की बात लाकर वो मैदान में उतरे थे, तो वो फी टैक्स 5 साल के अंदर नहीं ला पाए, तो उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया। सही ऐसे चेहरे हैं। एक बात और बड़ी बात है, देखिए अभी दीप बोरा कह रहे थे कि मैं उनकी बात को गलत कर लेगा। मैं नरेंद्र जी आऊंगी आपके पास, सुन लेते हैं। दिक्कत क्या है, दीप बोरा बहुत अच्छे नेता हैं और एक इनके साथ क्या है कि जो कांग्रेस है, मैंने पहले भी कही, कांग्रेस में लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है। वो सेठी जी ने जो उसका उदाहरण दिया था, इनके यहाँ कोई भी नेता कुछ भी बयान दे देता है, उसका खामियाजा बड़े स्तर पर भुगतना पड़ता है। और ये वही बड़ा स्तर है जिसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। अभी दीप बोरा ने एक बात और कही थी, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ दीप बोरा की, जो तराई के इलाके हैं उत्तराखंड में, चाहे हरिद्वार हो, श्रीनगर हो, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 11 सीटें हरिद्वार में है और आप 3 सीटें जीत रहे किसान भारतीय जनता पार्टी को आता, वो तो नुकसान हुआ है कांग्रेस को। वो जाहिर सी बात है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान कर रहे हैं। अब सब चीजें निपट गई हैं, सब चीजें खत्म हो गई है, बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन अभी भी अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो आपस में स्टार्ट हो गए कि उन्हें क्या करना है, कैसे राजनीति आगे बढ़ाए। उससे पार पाना होगा कांग्रेस को, और एक बार कांग्रेस को कड़े डिसीजन लेने होंगे। भाई जो जाता है जाए और जो रहता है रहे, लेकिन रहना होगा अनुशासित होकर रहना होगा। तो अनुशासन की जिम्मेदारी कांग्रेस के बड़े नेताओं पर होगी कि इनसे अनुशासन में रखे पार्टी को, तभी कुछ आगे बढ़ पाएंगे। अभी आप बात करेंगे जिस तरह, देखिए कई बड़े चेहरों को इस बार, युवा चेहरों को तरजीह दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं गणेश, माफ कीजिए, भुवन चंद खंडूरी, उनकी बेटी को जो लाया गया है विधानसभा अध्यक्ष में। अब बचा पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय बहुगुणा, उनके बेटे सौरभ बहुगुणा को लाया गया है। सौरभ बहुगुणा एक स्पोर्ट्समैन है और बहुत अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड की अगर पुरानी राजनीति आप उठाकर देखते हैं कि नेता अधिकारियों से फोकस नहीं लग जाते, अधिकारी उन लोग घेर लेते हैं और वो जनता से उनके बीच में दूरी आ जाती है। अगर वो इस दूरी को मेंटेन कर पाए, अधिकारियों के फोकस में नहीं फंसे, तो जाहिर सी बात है ये युवा आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे मंत्री साबित हो सकते हैं। कोमल, चलिए आप बने रहिए। नरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। अभी हमारे साथी राजकुमार पुरोहित जी भारतीय जनता पार्टी से कह रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था कि भ्रष्टाचार के ऊपर जो बात चल रही थी, तो भ्रष्टाचार से कितने मुक्त हैं कांग्रेस के या भाजपा के नेता, इसका खुलासा एक इसमें यह बताया गया है कि 7 से लेकर 740% तक उनकी आय और उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई है। और आज जिस मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उस मंत्रिमंडल में मैं बिल्कुल सीधे तौर पर कहता हूं, रेखा आर्या की आय 12 करोड़ से 25 करोड़ हुई है। ये आरटीआई में खुलासा हुआ है जो उन्होंने चुनाव में शपथ पत्र दिया है। तो आप ये बताइए, ये कौन सी विधि, कौन सा उद्योग है
और कौन सा उन्होंने ऐसा उपकरण लगाया जिसमें कि उनकी आय 12 से 25 करोड़ हो गई। तो इसके लिए भी उत्तराखंड की नई सरकार एक पहल जरूर ऐसा करे कि कुछ, चाहे वो सतर्कता विभाग के हों, चाहे उनके विजिलेंस विभाग के या इनके जो भी एसआईटी का जो गठन हो, उसके दांत इतने मजबूत होने चाहिए, कम से कम ये जो बेलगाम हो जाते हैं नेता और विधायक और मंत्री, तो उनको कम से कम ये डर हो कि हमारी जो संपत्ति है, आपको जो तनख्वाह मिल रही है वो नाकाफी नहीं है बिल्कुल। आप ये सोचिए कि वो जो तनख्वाह मिल रही है आपको 1.5 लाख रुपया महीना, उसमें से भी आप लाख रुपए बचा लेते होते हैं, क्योंकि आपके पास सारे सुविधाएं, सुख सुविधाएं तो सरकारी हैं, और उसके बावजूद आपकी ये संपत्ति कैसे 12 करोड़ से 25 करोड़ हो जाती है। तो इसका कोई बहुत जरूरी है कि सरकार, धामी सरकार इसके ऊपर एक कड़े कानून बनाए, ऐसा प्रकोष्ठ गठित करे जिसके दांत मजबूत होने चाहिए, जो ऐसे आर्थिक अपराधियों को और ऐसे आर्थिक जो दीमक है जो इस प्रदेश को खा रही है उसको पकड़ने के लिए उसके पास अच्छा एक मजबूत शिकंजा हो। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, तो किसी को भी ना बख्शे। इस प्रदेश की मिट्टी को खाने से बचें। उदाहरण लेना है तो आप देखिए, उसको 45 साल से ऊपर हो गए हैं हिमाचल को, कभी हमें सुना ही नहीं वहां पे 2-4 भ्रष्टाचार के मामले, कहीं 4-6 मामले होंगे। वहां ना अस्थिरता है, ना आर्थिक भ्रष्टाचार के इस तरीके का करारा बना हुआ है जिस तरीके का उत्तराखंड 22 साल में बन गया। तो इन सब मुद्दों के ऊपर आज जो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर, जिनसे की बहुत उम्मीदें हैं इस प्रदेश को, और जो एक साफ नियत के साथ चलना चाहते हैं, और उससे भी बड़ी उनके साथ जो प्लस पॉइंट है, आज पूरी केंद्र सरकार ने आकर उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा है कि आप प्रदेश को चलाइए, हम आपके साथ हैं। इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा शासन नहीं दे पाती, तो फिर शायद जनता के जनादेश के साथ ये एक तरीके से धोखा कमेंट के रूप में राजकुमार जी क्या कुछ कहिएगा? किसी भी संपत्ति का बढ़ना कभी कभी इनके सर्कुलेटरी होता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे उत्तराखंड के लोग जागरूक रहे और भ्रष्टाचार कहीं किसी पैमाने पर ना हो पाए। भारतीय जनता पार्टी खुद इसके लिए वचनबद्ध है। और रही बात की जितने मुद्दे की बात करते हैं हम, जो हमने वादे किए हैं, सरकार बनी है, नई सरकार युवा सरकार है और युवा सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना है और जितने युवाओं में जोश भरना है, जो आवश्यकताएं इस उत्तराखंड के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए है, वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करने वाली। 8 मंत्रियों ने शपथ ली है उत्तराखंड सरकार में भाजपा की। 4 मंत्रियों ने क्यों नहीं ली, मैं कहना नहीं, ये इनका अंतर्द्वंद युद्ध है। और मैं समझता हूं कि सिर्फ 2.5 साल या 3 साल माननीय मुख्यमंत्री जी पे हैं। अगर वो परचम लहरा सकते हैं या उससे पहले भी जा सकते हैं, ये मेरा अपना मत है। वो कितना काम कर सकते हैं कर ले। 10 सेकंड में क्या कुछ? धामी को कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री है? पुष्कर सिंह धामी युवा है। यदि आगे 3 महीने शॉर्ट टर्म में कोई सफल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सफल नहीं होते हैं तो उत्तराखंड का इतिहास रहा है, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई नया निकल कर आ सकता है और उसको मुख्यमंत्री पति कमा दिखा। तो देखिए, जब राज्य बना उस समय भी 2 मुख्यमंत्री इस प्रदेश में बने, और उसके बाद चाहे कांग्रेस हुई चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों राजनीतिक पार्टियों का इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री बदलते रहे। तो कोई अतिशयोक्ति उसमें भी नहीं होगी कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जा सकता, लेकिन अगर अच्छा काम करेंगे और प्रदेश में अच्छा मैसेज रहेगा तो मुझे लगता है धामी लंबा चलेंगे। और इस बार धामी के साथ और है कि धामी इजी गोइंग व्यक्ति है, उनसे कोई भी जाकर नहीं सकता, उनके साथ ऐसा नहीं कि उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। धामी रात को 2-2 बजे तक देखते हैं। अगर यही उनमें एटीट्यूड नहीं आता है और वो उनका अपना व्यवहार यही रखते हैं तो जाहिर की बात है वो लंबा चल सकते हैं। ठीक है नरेंद्र जी, 10 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। जिस आग के साथ, मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार, पलायन, दल बदल, नेतृत्व परिवर्तन, सबको दरकिनार करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पीठ पे हाथ रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये फर्ज बनता है कि वो प्रदेश की जनता की इस विश्वास के ऊपर खरा उतरे और किसी प्रकार से इस बार उनको धोखा न मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो धामी सरकार आज शपथ ले चुकी है और आज से इस कार्यकाल की शुरुआत हो गई है। पिछले कार्यकाल को देखा जाए तो काफी खास तस्वीरें रही और कई सारी चुनौतियां, किस तरह से इन चुनौतियों को पार पाएगी धामी सरकार, ये वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।